स्टारडम इज टेम्परेरी बट आर्ट इज परमानेंट। जी हाँ। जी इसका अर्थ होता है कि स्टारडम तो टेम्परेरी होता है, लेकिन जो आर्ट है, जो कला है, जो कलाकार है, वो हमेशा के लिए होते हैं। उसमें स्थायित्व होता है और वही दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज। और आज हमारे इस कार्यक्रम उभरते सितारे में जो सितारा हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, वो उसकी फिलॉसफी यही है कि स्टारडम इज टेम्परेरी बट आर्ट इज परमानेंट। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और आभार अपना समय हमें देने के लिए स्पर्श शर्मा जी। Thank you, Ranesh ji, for inviting me, and thank you so much for quoting my quote. I really like that. या एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत आपके बारे में रिसर्च किया, तो मुझे यही पता चला कि आप भी उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें ओमपुरी, नासरुद्दीन शाह, और या यू आजकल के जमाने में कहें तो इरफान खान साहब हो गए ना, जो है नवाजुद्दीन भाई हो गए। ये सब वो है कि जो भले ही एक टिपिकल जो हीरो की परिभाषा है ना, मतलब अच्छा लुक, बॉडी बिल्डर और ये सब हो या ना हो, लेकिन अपनी कला के बलबूते, अपनी अभिनय की जो एक्टिंग उनकी है ना, वो सीधे दिल को छू जाती है। और आप भी उसी श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहला मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जब आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या तभी आपने डिसाइड कर लिया कि एक्टिंग को हमें एज ए करियर लेना है, या फिर आपको इससे कहाँ से प्रेरणा मिली? और सबसे बड़ी बात ये कि फैमिली से कितना सपोर्ट मिला, क्योंकि आज भी ऐसा माना जाता है कि एक्टिंग में करियर बनाने को लेकर जो टिपिकल माइंडसेट है मिडिल क्लास फैमिली का, कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं कि एक्टिंग में करियर मत बनाओ, इंजीनियर, डॉक्टर या यूपीएससी की तैयारी करो। जी जी। दरअसल क्या था कि जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, तो मैंने तमाम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दिए, जिसमें एनडीए था, इंजीनियरिंग था, पॉलिटेक्निक था, डाइट था। तो ये सारे एग्जामिनेशंस मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए। तो एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट रिटर्न क्लियर किया, एसएसबी के लिए गया मैं भोपाल। बड़ा मजा आया मुझे। हफ्ता एक हफ्ता 8 दिन रुके वहां पर। तो मजा बहुत आया और एंजॉय भी काफी किया वहाँ की डिसिप्लिन लाइफ। और हमें 7 बजे मैच में रिपोर्ट करना होता था, तो सुबह 4:30 बजे उठ जाना और ये तमाम चीजें। 12-1 बजे तक हमारे टास्क वगैरह होते थे, फिर हम फ्री होते थे। लेकिन ठीक रात को 10:30 बजे हमारी लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए और ठीक 4:30 बजे में उठ जाना चाहिए। तो मुझे इतना समझ में आया कि इतनी डिसिप्लिन लाइफ के लिए मैं बना नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट डिसिप्लिन। ये जो राउंड द क्लॉक जो होता है ना, राइट वो राइट। मेरे बस की नहीं है। तो मैंने अपनी परफॉर्मेंस है ना डिक्रीज करनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं एनडीए निकाल गया एसएसबी ना, तो मेरी माँ ने, मेरी मम्मी ने कसमें वादे देख के मुझे आर्मी ऑफिसर बना ही देना है। फिर इंजीनियरिंग की काउंसलिंग में गया, तो वहां पे जहाँ पे हमारी काउंसलिंग थी ना, वहां का पेंट उखड़ रहा था दीवारों से। तो मुझे लगा यार, मतलब मेरी जिंदगी भी ऐसी ही हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है इंजीनियर बन गया तो। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे करना क्या है। लेकिन जैसे बिल्कुल। जैसे मैं आगे बढ़ा लाइफ में, तो मुझे ये तो समझ में आ रहा था कि मुझे ये डेफिनेटली नहीं करना है। तो फिर क्या होता है कि आप है ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हो। 16 साल का बच्चा, सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं उसकी लाइफ में, वो इस दिशा में भी आगे बढ़ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट किया, जी। आत्ममंथन करना स्टार्ट किया कि मैं, मतलब मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरे पैशन क्या है, मैं मतलब चाहता क्या हूँ, खुद खुद से क्या चाहता हूँ मैं। तो मुझे याद है कि 1987 में हमारे यहाँ पे कलर टीवी आया था घर में। जी। और मेरी अपब्रिंगिंग हुई है पालम गांव में। पालम गांव एक बड़ा पौराणिक गांव है हमारा, पालम गांव। दिल्ली तो में ही यहाँ है। पर टीवी, हाँ दिल्ली में ही, दिल्ली में ही। राइट पालम राइट। एयरपोर्ट, पालम गांव के नाम पे ही बिल्कुल रखा गया। बिल्कुल। तो वहां पे ना DD1 पे फ्राइडे सैटरडे संडे फिल्में आती। बिल्कुल। और क्या था कि कलर टीवी हमारे घर में था, तो आसपास के सारे बच्चे, गांव और ये तमाम लोग हम बैठ के टीवी वगैरह देखते थे। तो मेरी, जब मैं, आई वॉज ओनली 3 years ओल्ड एट दैट टाइम, 3 साल का था मैं। तो लाइफ में, जिंदगी में पहली बार मैंने एक डायलॉग सुना था। वो था बच्चन साहब का, फिल्म थी दीवार। हम्म। बहुत ही शानदार और डायलॉग फिल्म थी। बहुत ही शानदार और कमाल का अभिनय था बच्चन साहब का, शशि कपूर साहब का। तो उसमें जो पहला डायलॉग उस 3 साल के बच्चे ने सुना था, वो ये सुना था कि तुम लोग मुझे बाहर ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। वो हम्म। कुर्सी पे बैठे
और फिर बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद में उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। नाउ आई डिडंट हैव दैट वोकेबुलरी। मुझे नहीं पता कि ये बच्चन साहब हैं या ये एक्टिंग है या ये फिल्म है। बिल्कुल। मेरे मुंह से ना स्वतः ही निकला, ऑटोमेटिकली निकला कि ना मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा कुछ करना है। जब कट टू 16 इयर्स का मैं हुआ, जब मैं फिगर आउट कर रहा था कि मुझे क्या बनना है, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा मुझे एक्टिंग करनी है लाइफ में, यू नो, हुँ। अंदर से आवाज। और यूनिवर्स का ऐसा सपोर्ट कि उन्हीं दिनों विजयराज साहब का एक इंटरव्यू छपा था दिल्ली टाइम्स में अबाउट एक्टिंग, कि उनकी एक्टिंग की शुरुआत कहां से हुई। तो उन्होंने बोला जी। कि उन्होंने डीयू से ग्रेजुएशन की थी, तो डीयू में एक ड्रामेटिक सोसाइटी थी, हुँ, हुँ। तो वहां से उनके अभिनय की शुरुआत हुई। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, मैंने कहा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ, और मेरा एडमिशन हो गया आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में। तो जी। वहां से बीएससी मैथ्स ऑनर्स की मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो हुँ, वहां से मुझे मेरे गुरु आनंद साहब से, मेरी किस्मत, मेरे गुरु हैं सतीश आनंद सर और डॉक्टर जयदेव तनेजा सर। तो इन दो महान शख्सियतों की वजह से मेरे अभिनय की शुरुआत हो पाई, और मैं जो कुछ हूँ, जो कुछ करूंगा, इसका श्रेय पूर्णतया मेरे गुरुओं और मेरी माँ को है। जी, बिल्कुल, ये संस्कारों की बात होती है कि आप ने कम से कम उपलब्धि मिल जाए या संघर्ष का दौर रहे, आप अपने गुरुओं को, अपने पेरेंट्स को नहीं भूलते हैं। अब यहीं से जुड़ा मेरा अगला सवाल ये है कि आपने जैसा कि बताया कि डीयू में एडमिशन लिया, ड्रामेटिक सोसाइटी में आप जुड़ गए, अभिनय के प्रति आपका लगाव हो गया, इसके बाद फिर आपने सोचा कि अब एक्टिंग में ही एक फुल टाइम करियर बनाना है। तो जब आप कॉलेज लाइफ जी। से बाहर निकलते हैं, रियल वर्ल्ड में होते हैं और आप एक्टिंग की दुनिया में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो फिर आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा और आपको पहला ब्रेक कब और कैसे मिला? देखिए, मैं आप यकीन मानेंगे, शायद मैं बहुत कम ऐसे लोगों में से हूँगा जो जो बड़ा थैंकफुल है संघर्ष को लेके, और संघर्ष को ना मैंने कभी संघर्ष की तरह ट्रीट ही नहीं किया। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, ड्रामेटिक सोसाइटी, जब मैं कॉलेज से बाहर निकला तो मैंने रंगमंच और कैमरे के बीच को फ़र्क समझने के लिए मैंने शॉर्ट फ़िल्म्स की। एक मैंने कॉलेज टाइम में एक भोजपुरी फ़िल्म कर दी थी ताकि मैं कैमरे का फ़र्क समझ पाऊँ। फिर ये हुआ कि कॉलेज से निकलने के बाद जो मेरे गुरु हैं आनंद साहब, सतीश आनंद साहब, उन्होंने मुझे प्रोफ़ेशनली अपने ग्रुप में रख लिया। तो उनके साथ में मैंने रंगमंच किया 9-10 साल, और वो हमेशा मुझे सेंट्रल कैरेक्टर देते थे, और बड़ा प्यार, मतलब एक बच्चे की तरह उन्होंने मुझे नर्चर किया है। जी। तो वहाँ से फिर मैं जब मुंबई गया, अच्छा हुँ, इधर से मेरी मॉडलिंग चल रही थी, मैं ग्लैडरेक्स में था, मैं हुँ। शूट कर रहा था, मैं रैंप शोज़ कर रहा था, साथ-साथ मेरा रंगमंच चल रहा था। तो मुंबई गया, तो मुंबई में मैंने ऑडिशन दिया था फ़िल्म फगली का, हुँ, जो हुँ। बनी बाद में, लेकिन उससे पहले मेरा ऑडिशन कबीर साहब को बड़ा पसंद आया था, कबीर सदानंद सर को। तो वो एक और फ़िल्म बना रहे थे, गोलू और पप्पू। जी। बाय द टाइम मैं शूट कर रहा था गुजरात में कहानी चंद्रकांता की। तो कहानी चंद्रकांता की से जब मेरा ट्रैक खत्म हुआ, मैं मुंबई आया, मैं कबीर सर से मिलने गया, तो कबीर सर ने बोला तू परफेक्ट टाइम पे आया है, और जाके एक काम कर, ये ऑडिशन दे दे इस कैरेक्टर का। तो हुँ। मैंने ऑडिशन दिया, फिर वहां से मेरी जो पहली फिल्म आई, रिलीज हुई, वो गोलू और पप्पू। पहली रिलीज फिल्म फगली हुई, गोलू और पप्पू फिर मैंने शूट की। उससे पहले मैं द लकी 13 शूट कर रहा था, वन ऑफ द लीड में। हाँ जी, आप कुछ कहने लगे थे। हाँ, मैं यही कह रहा था कि आपकी जो पहली रिलीज़ फ़िल्म थी, वो फगली थी और वो दर्शकों को काफ़ी पसंद आई थी। आपका जो कैरेक्टर था उसमें, वो बहुत ही शानदार था। इसके बाद आपकी जो 2019 में एक फ़िल्म आई थी बटालियन, उसमें जो जी। आपने शानदार रोल निभाया जसपाल सिंह का, उसको जो फ़िल्म लवर्स हैं वो आज भी बेहद पसंद करते हैं। तो आपने उस भूमिका के लिए कैसे अपने आप को तैयार किया और वो फ़िल्म जो बटालियन है, वो आपको कैसे मिली? जी, तो बटालियन के साथ में ऐसा हुआ कि 2019 में मैं माहड़ा में घूम रहा था। ऐसे ही मैं गया एक चेक लेने था, अपनी एक शूट की पेमेंट का चेक लेने के लिए गया था एक प्रोडक्शन हाउस में। तो एक प्रोडक्शन हाउस में मैंने काफ़ी भीड़ देखी। जी। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा क्या हो रहा है यहाँ पर? तो उन्होंने बोला जी ऑडिशन हो रहा है। मैंने कहा किसका ऑडिशन हो रहा है? तो हुँ। कहते हैं फिल्म का ऑडिशन हो रहा है। अच्छा चलो। तो मैं, इतनी भीड़ थी उस समय वहाँ पर, मतलब ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपको बताऊँ 800 से 1000 एक्टर्स वहाँ पे लाइन अप थे। तो जी। मुझे लगा यार मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा। हुँ। हालाँकि मेरी फगली रिलीज़ हो चुकी थी, मेरी गोलू और पप्पू रिलीज़ हो चुकी थी, और भी, बट क्या है ना कि एक डेकोरम होता है। मतलब बिल्कुल। मैं, जस्ट बिकॉज़ मेरी मेरी फ़िल्में रिलीज़ हो गई हैं, जस्ट बिकॉज़ मेरे काम को पसंद किया गया है, दैट डज़न्ट मेक मी
समवन हु विल ब्रेक द डेकोरम, कि मतलब राइट, मैं राइट। लाइन तोड़ के बोलता हूँ जी हटो 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 हटो, मैं स्पर्श शर्मा हूँ, स्पर्श शर्मा हूँ। तो मैं क्वाइटली अपने नंबर का वेट कर रहा था, तो मेरे एक मित्र हैं, उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी फाइटर, हुँ, सिलवासा में शूट। तो वो मुझे मिल गए, तो उन्होंने बोला स्पर्शी तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं ऑडिशन देने के लिए हूँ। कह रहे चल 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 मैं तेरे को डायरेक्टर से मिलवाता हूँ। तो डायरेक्टर हैं बटालियन के अपने ब्रिजेश बटुकनाथ त्रिपाठी साहब, जी, और वेल बिल्ट, 6 फुट 5 6 इंच की उनकी हाइट, और मतलब मैं तो ऐसे ही देख रहा था उनको, यू नो। तो उनसे मैंने एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर आप मेरा ऑडिशन देखिएगा जरूर, जी। मतलब ऑडिशन मैं दे रहा हूँ, बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट, आप ऑडिशन देखिएगा। तो कह रहे हैं, उन्होंने मुझे ये वर्ड दिए, स्पर्श आई विल सी योर ऑडिशन। तो हुँ, उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा। कट टू 2 दिन के बाद ही मुझे फोन आ गया प्रोडक्शन हाउस से, एनजे लालवानी साहब इसके हमारी बटालियन के प्रोड्यूसर हैं, उनके ऑफिस से कॉल आ गया कि आप आइए और आपको हम ये रोल ऑफर कर रहे हैं। जब जी, बिल्कुल। उन्होंने रोल ऑफर किया तो पता नहीं था कि जस्सी का रोल इतना इतना इम्पैक्टफुल या वन ऑफ द लीड हाँ, कैरेक्टर। इतना पॉपुलर जी होगा। तो अब जी आप बात करते हैं कि जो एक नई बातें हमेशा जो है बॉलीवुड के बारे में कही जाती हैं कि वहाँ पर जो है आउटसाइडर्स के लिए उतनी जगह नहीं है, नेपोटिज़्म है, कास्टिंग काउच है, मतलब दुनिया भर की ये प्रॉब्लम्स हैं। और चूँकि आप भी एक दिल्ली के मुंडे रहे हैं, दिल्ली के छोरे रहे हैं, जो जी वहाँ पर जो है आपका भी कोई कपूर्स में या फिर खान्स में कोई परिचय नहीं रहा है, कि आम मिडल क्लास से आप जो है स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे, आपने अपनी जगह बनाई। वैसे देखा जाए तो मैं 2 लोगों का हमेशा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक हमारे जी शाहरुख खान हैं और दूसरे हैं अक्षय कुमार, जो आज की डेट में इतने बड़े जी सुपर डुपर स्टार हैं। उनका भी कोई फ़िल्मी बैकग्राउंड नहीं था, उनका भी कुछ इस तरह से नहीं था कि नेपोटिज़्म के तहत उन्होंने अपनी सफलता को हासिल किया हो। लेकिन वो अब वो चूँकि बड़े जी स्टार बन चुके हैं, उन्होंने एक लंबी लकीर खींच दी है। वो आप सब जी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक हो सकते हैं, एक प्रेरणा का विषय हो सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ़ में आप बताइए जब आप स्ट्रगल कर रहे थे मुंबई में, तो बॉलीवुड में जो ये आरोप लगते हैं कि बहुत नेपोटिज़्म है या बहुत ज़्यादा कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें हैं और कास्टिंग काउच खास तौर पर फीमेल्स के लिए। हालाँकि कुछ मेल एक्टर भी हैं, मॉडल्स हैं जिन्होंने इस बात को माना है कि ये मेल या फीमेल नहीं देख रहा है, ये सच में होता है। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा? देखिए मेरा मेरा एक्सपीरियंस ये है कि नेपोटिज्म हर जगह है रोनेश बिल्कुल। जी। हुँ। आप समझिए कि एक लाला जी की दुकान है चांदनी चौक में, अग्रवाल साहब की या पटेल साहब की या शर्मा जी की या जी, जी। भारद्वाज जी की, दीक्षित जी की, उनके दादा ने वो दुकान स्टार्ट की 1940s में, करते 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 उनके बच्चों ने संभाली, उनके बच्चों ने संभाली, उनके बच्चों ने संभाली, ठीक है। अब एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एम्प्लॉय या मार्केट में एक बंदा आता है, तो क्या वो अपनी दुकान उसको सौंप देंगे कि आप बहुत हुँ। ज्यादा टैलेंटेड हो, आप में स्पार्क है, तो आप एक काम करो, ये लो पकड़ो हमारी दुकान की चाबी, आप संभालो दुकान? नहीं करते ना हुँ। मैं सर। जी। अच्छा, तो ये बॉलीवुड में सिर्फ अगर ऐसा हो रहा है तो ये बॉलीवुड है क्योंकि शो बिजनेस है तो नेपोटिज्म नेपोटिज्म होता है? मैं मानता हूँ कि नेपोटिज्म हर जगह है और कहीं भी नहीं है। ये अपना अपना टेक है। आप हुँ। ये देखिए कि जो स्टार किड्स भी हैं, ऑन अ सीरियस नोट, आप देखिए वो बचपन जी पाते हैं क्या अपना? हमेशा जी। लाइमलाइट में रहते हैं वो। आप देखिए वो अभी तैमूर का मैं कई बार देख लेता हूँ, या जो बच्चन आलिया भट्ट अभिषेक की बच्चन बेटी जी, है राहा और अभी से मतलब आप इन देखिए लोगों की अपब्रिंगिंग ही इस तरह से होती है। अपब्रिंगिंग ही उस तरह से, वो दे आर लिविंग इनटू दैट। अच्छा, राइट, उनका राइट। बचपन वो इतनी लाइमलाइट और ये तमाम चीजें, वो एक आम बच्चे की तरह जीवन जी नहीं पाते, तो वो तो शुरू से ट्रेन हो रहे हैं, हुँ, उस हुँ। माहौल में ट्रेन हो रहे हैं, है ना? तो और बिल्कुल। अगर उनके पेरेंट्स उनको ब्रेक दिलवाने में तो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, वो हर एक माता पिता या हर एक उस वो करते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन का उस लंबी रेस में चलना तो उनको खुद है। बिल्कुल। कितने स्टार किड्स हैं जो वाकई अपने अपने पेरेंट्स की तरह स्टार बन पाए? ब्रेक इजीली हुँ। मिल गया, ठीक है, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन वो जो कला है, वो बिल्कुल, जो क्राफ्ट है, वो जो एक कैरेक्टर में जाने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उससे तो उनको भी होके गुजरना है। बिल्कुल, ऑडियंस ऑडियंस देखिए, ऑडियंस आर स्मार्टर देन यू, मैं हमेशा ही कहता हूँ बिल्कुल। कि ऑडियंस को आपके ऑडियंस के अंदर भी वही नौ नौ इमोशंस हैं जो आपके अंदर है, नवरस हुँ, जो हम हुँ। कहते हैं अभिनय में। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऑडियंस को तो पता है ना कि यार ये अच्छा आर्टिस्ट है, या ये भले किसी का बेटा हो लेकिन एक्टिंग अच्छी नहीं कर रहा, तो ऑडियंस नहीं जाएगी देखने। एक फिल्म चली जाएगी, 2 फिल्म देखने चली जाएगी, उसके बाद नहीं जाएगी। यानी पेरेंट्स के बलबूते आपको जो है ब्रेक तो मिल सकता है, वो आपके लिए फ़िल्में तो बना सकते हैं। अब फरदीन खान के पापा ने भी उनके लिए पहली फ़िल्म प्रेम अगन बनाई थी।
तो अब लेकिन क्या आज की तारीख में फरदीन खान उतने बड़े हिट हुए? तो आप सही कह रहे हैं कि ब्रेक मिलना आसान है, लेकिन इसके बाद अपने आप को उस बॉलीवुड में बनाए रखना, वो बहुत कठिन है, खास तौर पे ना चैलेंजिंग रोल है। और बिना नेपोटिज़्म के भी राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत से ऐसे कलाकार हैं, एक्टर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और लेकिन आपने कास्टिंग काउच के बारे में कुछ नहीं बताया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कास्टिंग काउच के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, मैं क्योंकि इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है, और मैं आपको जनरली बता सकता हूँ अपना फीडबैक या अपना अंडरस्टैंडिंग। हाँ, हाँ, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? डू यू थिंक ये होता है या फिर दिस इज़ ऑल फेक न्यूज़? देखिए, कोई फोर्स नहीं करता आपको, कोई राइट। फोर्स नहीं कर सकता। अभी दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि यार चलो मैं इस प्रोसेस से होके जल्दी से स्टारडम अटेन कर लूं, अगर आपके जहन में ही चल रहा है। एक हुँ, रास्ता वो है कि नहीं, मुझे इस रास्ते पे नहीं जाना, शॉर्टकट वाले रास्ते पे नहीं जाना, मैं अपने कला के पास पे चलता जाऊंगा या तो चलती जाऊंगी, और फिर चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए, क्योंकि हुँ। मुझे प्रोसेस से जाना है rather देन टेकिंग शॉर्टकट। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको शॉर्ट ट्रैक लेना है, शॉर्टकट लेना है, या आपको प्रोसेस से जाना है। कोई फोर्स नहीं करता इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के नाम पे कि भाई आप ऐसा करो तो ही आपको रोल मिलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सबके पास है, कोई आपको फोर्स नहीं करता। चूज करना ना करना वो आपके हाथ में है, आपके हाथ यानी में। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप एडल्ट हैं, इतने समझदार हैं कि सही और गलत का फैसला खुद कर सकें, कोई आपको फ़ोर्स नहीं कर सकता है। अब आप हमें अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स पर अभी आप काम कर रहे हैं और वो कब तक रिलीज़ होने की संभावना है? जी, तो अभी मैंने एक फीचर फिल्म बनाई है, उन्स। जी, ये बनाई है फिल्म फेस्टिवल्स, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स, इंडिया में जितने फिल्म फेस्टिवल्स हैं। तो इसको लिखा है हमारी कंपनी जो है, प्रोडक्शन हाउस फ्लाइंग हॉर्स मोशन पिक्चर्स, उस बैनर के तहत ये फिल्म बनी है। तो इस साल ये पूरा फिल्म फेस्टिवल्स के सर्किट में घूमेगी, और होपफुली ईयर एंड या नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में इसको रिलीज कर देंगे उनको। अभी एक सीरीज के ऊपर काम चल रहा है, डीडीए। जी। डीडीए, आप चूंकि दिल्ली से ही हैं तो आप वाकिफ होंगे कि दिल्ली इज बेसिकली डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ट्रू, ट्रू। तो ये एक सीरीज है, नॉट अबाउट डीडीए, बट अबाउट टू टू एडल्ट्स, टू फ्रेंड्स हु आर लुकिंग फॉर फ्लैट इन डीडीए, और वो उस फ्लैट के पाने के लिए क्या क्या करते हैं, और उनके साथ में क्या क्या होता है, उनकी जद्दोजहद। तो या ये एक साउंड सीरीज है इंटरेस्टिंग। डीडीए बनाने वाली। जी, 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 थैंक यू। तो ये डीडीए है। डीडीए के बाद में फिर मेरी एक सीरीज है, चूल, जी। जिसकी टैगलाइन है, जनहित में जारी चूल हमारी। हुँ, हुँ। तो ये साइकोलॉजिकल सस्पेंस क्राइम थ्रिलर है, उसके बाद में ये करने वाला हूँ मैं। जी, आजकल आपको क्या लगता है कि पहले कहा जाता था बड़ा पर्दा यानी थिएटर्स, छोटा पर्दा यानी टीवी स्क्रीन और आजकल एक तीसरा पर्दा आ गया है जिसको हम ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कह सकते हैं कि आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं। ओटीटी के आ जाने जी, के बाद इस पर बहुत अच्छे कंटेंट भी आ रहे हैं, तो कुछ खराब कंटेंट भी आ रहे हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर बैन भी लगाया है। तो आपका अपना नज़रिया क्या कहता है कि ओटीटी पर क्या क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर या सिनेमैटिक फ्रीडम के नाम पर जो न्यूडिटी है या जिस तरीके के एब्यूज़िव डायलॉग्स हैं, उनको अलाउ करना चाहिए या नहीं? या सीधे शब्दों में कहें तो आपके अनुसार ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर, ओटीटी कंटेंट पर सेंसरशिप होनी चाहिए या नहीं? देखिए, ओटीटी शायद इसलिए बूम कर रहा है क्योंकि अभी तक सेंसरशिप पहली बात तो है नहीं उसमें। बिल्कुल। दूसरी बात इसीलिए दूसरी मैंने ये बात सवाल पूछा कि अब आजकल लोग इस पर काफ़ी कुछ कह रहे हैं कि होना चाहिए। इसके फ़ेवर में भी हैं लोग, अगेंस्ट में भी हैं लोग। अब सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कई मौकों पे कहा भी है कि अगर ओटीटी के जो प्रोड्यूसर हैं या जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो इस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी सेंसरशिप लगाना पड़ सकता है। जी। देखिए, ये तो पॉलिटिकल बातें हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बीइंग द सिटीजन, प्राउड सिटीजन हाँ, ऑफ आवर लेकिन एक कंट्री एक्टर के इंडिया। तौर पर, एक क्रिएटिव पर्सन होने के नाते आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, एंटरटेनमेंट के नाम पे, सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पे अगर आप न्यूडिटी सौंप रहे हैं, जी, है ना? जस्ट बिकॉज़, और आप ये दलील दे रहे हैं कि भई हम तो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लोग देख रहे हैं, बिल्कुल। लोग देखते हैं इसीलिए हम दिखाते हैं। एक बहुत ही कॉमन डायलॉग होता है प्रोड्यूसर्स का। है ना? तो ये आपका डिफेंस नहीं हो सकता
कारण है उसके पीछे, कारण ये है उसके पीछे, एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए हर एक चीज एक्सेप्टेबल है, टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल। विद यू। हम्म। एज एन ह्यूमन बीइंग मेरी अपनी कुछ मान्यताएं हो सकती हैं, मेरे अपने कुछ एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के कुछ मापदंड हो सकते हैं, बट एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए हर चीज एक्सेप्टेबल है। नाउ एज एन आर्टिस्ट मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो है ना, बिल्कुल। टुवर्ड्स टुवर्ड्स द सोसाइटी, राइट। टुवर्ड्स माय कंट्री। तो न्यूडिटी, अगर एक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूडिटी एंड नेकेडनेस, आप राइट। समझ रहे हैं? राइट। टाइटैनिक में केट विंसलेट ने अपना फ्रंटल शॉट दिया है जब राइट। या लियो का जो ट्रू ट्रू। कैरेक्टर है, जैक डॉसन, उनका वो स्केच बना रहा है, हम्म। और वो इतनी खूबसूरती से वो जेम्स कैमरून ने उसको पिक्चराइज किया कि बिल्कुल कि वो आपके किसी भी मन एंगल से वल्गर नहीं लग रहा। वल्गर नहीं लग रहा था, है ना? और उसमें भी आप देखिए, द पिक्चराइजेशन जो थी उस खूबसूरत मोमेंट की, वो उतनी खूबसूरती से निकल के भी आई। बिल्कुल, कैमरे का कमाल था और उसमें कहीं से भी वो जो है खराब नहीं लग रहा था, या यूँ कहें कि उसमें जो है वल्गर जैसी चीज़ें नहीं लग रही थी। लेकिन आजकल आपने खुद देखे होंगे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो काफ़ी आपत्तिजनक है और ख़ास तौर पर टीनेजर्स के लिए, बच्चों के लिए, काफ़ी जी, उसकी उनकी सोच को जी, बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर अगर आपके उस सिनेमा में या आपके उस कंटेंट में उस सीन की रिक्वायरमेंट है, तो आप जरूर डालिए। राइट। लेकिन सिर्फ एक उस सीन के लिए आप एक पूरा ताना बाना बोल रहे हो कि हाँ चलो जी, मुझे ना मेकआउट के थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ, हुँ, थोड़ा ये कर देता हूँ, चार गालियां दे देता हूँ, 4 सीन में मर्डर मुर्डर दिखा दूंगा, 4 सीन में इंटीमेट सीन्स दिखा दूंगा, मेरा पैकेज तैयार है। वो पैकेज तो आपने तैयार कर लिया, पैकेज आपने तैयार बिल्कुल। कर लिया, लेकिन उसकी प्योरिटी है ना, उसका जो इंटेंट है। हुँ। देखिए चीजें जो होती है ना, मेरा ये मानना है रुणेश जी कि इंटेंट क्या है, आपका हुँ, इंटेंट, आपकी हुँ। नीयत क्या है। राइट, राइट। आप अगर इसमें भी बात वही आ गई कि अगर मैं सिर्फ न्यूडिटी दिखा के स्टार बनना चाहता हूँ या न्यूडिटी दिखा के अपने कंटेंट को हिट करना चाहता हूँ, तो हो सकता है फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम मैं हो सकता है, या वो कंटेंट हो सकता है शूट अप कर जाए, बट लॉन्ग रन में वो नहीं चलेगा। लॉन्ग रन में राइट, चलेगा ही, राइट, लॉन्ग रन में आपका वही 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 आर्ट ही चलेगी, आपकी लॉन्ग रन में आर्ट ही जाएगी, कंटेंट ही राइट। जाएगा। जी, तो अब बात करते हैं आपकी एक्टिंग एकेडमी के बारे में। क्या नाम है आपकी जी, एकेडमी का? कैसे एडमिशन होता है? और किस तरह से वहाँ पर फैकल्टी हैं जो पढ़ाने आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं? क्योंकि कहा ये भी जाता है कि एक्टिंग जो है जन्मजात होती है, इसको आप थोड़ा-सा ग्रूम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल हर कोई एक्टर बनना चाहता है, मुंबई में बहुत स्ट्रगल है। हालाँकि ओटीटी के आ जाने के बाद पर्दे के सामने यानी एक्टिंग में भी और पर्दे के पीछे यानी राइटिंग में या आपका जो टेक्निकल क्रू मेंबर्स होते हैं, उन सब के लिए काफ़ी एम्प्लॉयमेंट के दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसे में आपको जी, अपनी एकेडमी आपने खोला, नए लोगों के लिए बहुत अच्छे बेहतरीन अवसर इससे मिलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो अपनी एकेडमी के बारे में आप बताइए? जी। तो हमारी एकेडमी का नाम है पंचम एक्टिंग एकेडमी, जी, और ये द्वारका में है, सेक्टर 7, द्वारका रामफल चौक। जी, और इसमें एडमिशन लेने के लिए मैं सिर्फ दो क्वालिटीज देखता हूँ हर एक स्टूडेंट में, एक नीयत और एक शिद्दत। क्या बात! नीयत इज योर इंटेंट और शिद्दत इज योर पैशन। बिल्कुल। होता होता ये है कि शोबिज में ना, शोबिज की चकाचौंध से अट्रैक्ट होके बच्चे एक्टर बनना तो चाहते हैं, बट वो क्राफ्ट के ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते, वही शॉर्टकट चाहिए, है ना? हुँ। तो मैं ये चीजें देखता हूँ बच्चों में कि नियत है और शिद्दत है। बाकी एक्टिंग मैं करवा लेता हूँ, निकलवा लेता हूँ, और हमारी जो फैकल्टी है वो बहुत, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, मतलब 40-40 साल से वो अभिनय सिखा रहे हैं बच्चों को, जो हमारी फैकल्टी है ना? बहुत अच्छी इन्होंने, बात है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और इन लोगों ने रंगमंच काफी किया, 40 साल से एक्टिंग पढ़ा रहे हैं इधर। सिनेमैटिक क्लासेस के भी, सिनेमैटिक एक्टिंग के सेशंस होते हैं, डबिंग क्लासेस होती हैं, जी। कैमरा एंगल्स क्या है, एक कैरेक्टर में कैसे जाना है, वो एक पूरा जो प्रोसेस है ना राउंड द क्लॉक, हुँ, वो फॉलो करते हैं हम हमारी एकेडमी में। और ये देखिए क्या है, आप
मैं जितनी मर्जी प्रैक्टिस करता रहूं, मैं जितने मर्जी अपने तरकश में जो मेरे तीर हैं उनको घिस घिस के पॉलिश करता रहूं, लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, या कोई बच्चा क्या करेगा। हम्म। डायरेक्शन लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रुनेश जी। ये मैं आपको बताऊं अपने तजुर्बे से, जो मैंने देखा दुनिया को, कि टैलेंट बहुत है, डायरेक्शन नहीं है। बिल्कुल। इसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क हम्म। बर्न्स वायलेंटली बट अचीव्स नथिंग। राइट, राइट। 1000 लीटर का पेट्रोल का टैंक है मान लीजिए, 1000 लीटर हम्म। का मैंने पेट्रोल इकट्ठा किया, उसमें माचिस की तिल्ली लगाई और डाल दिया उसमें, क्या होगा? हम्म। धू धू करके जलेगा वो सब, बिल्कुल। आग की लपटें उठेंगी, लपटें उठेंगी, लेकिन वो अचीव कुछ नहीं करेगा। ठीक है। हम्म। वही 1000 लीटर अगर मैं अपनी कार में डाल दूं तो उसका इस्तेमाल हो पाएगा। वो एक बिल्कुल उसको सही बात है। डायरेक्शन, इसीलिए वो एक बहुत जरूरी है लाइफ में। तो हम्म। पंचम एक्टिंग एकेडमी को खोलने का लॉजिक यही है कि हमारी इंडिया में, भारतवर्ष में, दिल्ली में, एनसीआर में टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल। उनको और अब तो राइट। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की भी बात हो रही है। और वो पूरी तरह से जी अगर बन जाती है तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे टेक्नीशियंस चाहिए, एक्टर्स चाहिए, राइटर्स चाहिए। तो बहुत ही अच्छा जो है एक फील्ड कहा जा सकता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से ये जो राइट टाइम है, सभी के लिए राइट टाइम है, जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जो वाकई इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन नहीं, हम अपनी एकेडमी में काम भी देते हैं। अभी हालिया में 2 दिन पहले ही मैंने शूट कंप्लीट किया अपने बच्चों के साथ। मतलब हम्म। उनको कैमरे के सामने क्या एक्टिंग कैसे करनी है, क्या एंगल्स हैं, कैसे लाइट्स लेनी है, क्लोजअप क्या है, मिड शॉट क्या है, लॉन्ग शॉट क्या है, टू शॉट क्या है, थ्री शॉट क्या है, मास्टर शॉट क्या है, इन सब की प्रैक्टिकल उनको नॉलेज मिल रही है। जी। सो वी क्रिएट कंटेंट फॉर आवर स्टूडेंट्स। So what is the वी duration मेक of your course, and just a roughly idea about the fee structure and all? जी, देखिए, हमारे यहाँ पे जो कोर्स है एडवांस एक्टिंग कोर्स, वो 6 वीक से स्टार्ट है। 6 वीक्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स। Right, थ्री right, मंथ्स की जो फीस रहती है हमारी, वो 50,000 है। 49,999, right, right. 49,999 बेसिक फीस, बेसिक। हम्म। जिसमें हम हम्म। बच्चों को जिसमें हम बच्चों को सिर्फ एक्टिंग सिखा भी नहीं रहे, बल्कि उनको प्रैक्टिकली करवा रहे हैं। सिर्फ Right, एक्टिंग right. सिखा नहीं, मैंने Learning कहा ना by कि doing is the base concept. यस यस, क्योंकि जब आप करते हो ना तो तभी आप नई सीखते हो। नई मिस्टेक, यस, बिकॉज यू मेक न्यू मिस्टेक्स, है ना। Right, right. एंड व्हाइल मेकिंग मिस्टेक्स यू लर्न कि आपने ये मिस्टेक की। Right, right. तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को या अपने को एक्टर्स को या एक्टर्स को हमेशा ही कहता हूँ कि मेक मिस्टेक्स, Hmm. डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। Learn नई नई from the गलतियां करो, mistakes. यस, फिर आगे वो गलती रिपीट मत करो, नई गलती करो, उससे सीखेंगे। तो दैट इज हाउ यू ग्रो एज एन आर्टिस्ट। तो थ्री प्रैक्टिकल मंथ्स के अलावा प्रैक्टिकल। क्या 6 मंथ्स या लॉन्ग ड्यूरेशन वाले कोर्सेज भी हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, 6 मंथ्स के हैं। मतलब 3 मंथ्स का तो मैंने आपको बता दिया, 49,999 हमारा ये फी हम्म। स्ट्रक्चर है। 6 मंथ्स का हम जो है बच्चों को 79,999 में दे रहे हैं। 6 मंथ्स हम्म। का 79,999। और जो 12 मंथ्स का है, दैट इज 1,11,11,000। राइट, राइट। तो तो ये क्या ये आपका जो एफिलिएशन भी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिस तरीके से सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, या फिर आपका दिल्ली के अंदर एनएसडी है? हालांकि ये लोग शायद प्राइवेट एक्टिंग इंस्टीट्यूट को एफिलिएशन नहीं देते हैं, लेकिन एक ये होता है ना कि आप जो भी सर्टिफिकेट या डिग्री दे रहे हैं, डिप्लोमा दे रहे हैं, उसकी वैलिडिटी क्या है, वो कौन से संस्थान से जो है एफिलिएटेड है। हालांकि ये टैलेंट डिग्रियों का मोहताज नहीं होता। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, देखिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताता हूँ रुणेश जी। जी। जब आप कैमरे के सामने लाइन में खड़े होके अपने ऑडिशन का वेट कर रहे होते हैं ना, और जब आप ऑडिशन देते हैं कैमरे के सामने, तो आपकी जो मर्जी डिग्रियां हैं वो साइड में रह जाती है। चाहे एक नॉविस है जिसको एक्टिंग का क्राफ्ट नहीं पता, चाहे एफटीआई से गोल्ड मेडलिस्ट है, चाहे एनएसडी से गोल्ड मेडलिस्ट है, उनकी डिग्रियां, सबकी डिग्रियां साइड में रह जाती हैं। आप कैमरे के सामने करते क्या हो? बिल्कुल। आप कैमरे के सामने क्या
मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, हम्म, है ना, वो मैटर करता है। हम्म, अब वो मैजिक क्रिएट करने के लिए आपको क्राफ्ट सीखने की जरूरत है, डिग्री की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मैं आपको एक बात, ये ये कोई एक्टिंग इज नॉट अ जॉब, आई मीन जॉब लाइक जॉब 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 कि राइट, जी राइट, मुझे राइट। इंजीनियर बनना है तो मेरी अगर आईआईटी से डिग्री है तो मैं अच्छा इंजीनियर हूँ, अगर डीसीई से है तो मैं अच्छा इंजीनियर हूँ, और अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से मुझे डिग्री मिल रही है तो मैं अच्छा इंजीनियर हूँ। ऐसा नहीं, इट डजंट वर्क लाइक हम्म, दिस। एक्टिंग, कला इस तरह, कला डिग्री की मोहताज नहीं है, आपने जैसा फरमाया, जी, बिल्कुल जी, सही बिल्कुल। फरमाया। तो इसमें एक पॉइंट ये भी है कि आजकल मॉडलिंग के रास्ते लोग एक्टिंग में जाते रहे हैं, पहले भी जाते रहे, हिस्ट्री रही है इस बात की, चाहे जॉन अब्राहम की बात कर लो या मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय की बात कर लो, ऐसे बहुत से मॉडल्स रहे हैं जो बाद में एक्टिंग की दुनिया में गए हैं और अच्छा काम भी किया है। हालांकि एक बात ये भी कही जाती है कि एक अच्छा मॉडल एक अच्छा एक्टर नहीं होता, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से बड़े जी मॉडल्स हैं जो एक्टिंग की दुनिया में गए, कुछ फिल्में की, लेकिन बाद में वो उतना सक्सेस नहीं हो पाए। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कह रहा जी हूँ क्योंकि जब आप एक एक्टिंग एकेडमी चलाते हैं तो उसमें बहुत से ऐसी इंक्वायरी भी आपके पास आती होंगी कि उनको मॉडलिंग से रिलेटेड कोर्सेज भी करना है, चाहे वो रैंप वॉक हो या फिर प्रोडक्ट मॉडलिंग वगैरह हो। तो क्या आप अपने इस एकेडमी को इस दिशा में भी एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं? आप क्या मॉडलिंग से रिलेटेड कोर्स वगैरह भी करा रहे हैं? देखिए, मॉडलिंग का मैं आपको बताऊं, मॉडलिंग का ऐसा कोई कोर्स मेरी नज़र में तो है नहीं। और ऑन अ सीरियस नोट, कोई मतलब मुझे नहीं या शायद शायद मुझे नहीं पता। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एज अ मॉडल, तो कोई ऐसा नहीं था, कोर्स नहीं था। बात ये होती है कि आप एज अ मॉडल, आप आपके लुक्स क्या हैं, आपकी हाइट क्या है, आपकी बिल्ड क्या है, राइट। उसके लिए कोई कोर्स नहीं होता है। हम्म। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अच्छा, फिर आपकी अगर हाइट अच्छी है, अबव 6 फीट है, तो यू कैन गो फॉर द रैम्प मॉडलिंग। राइट, राइट। रैम्प रैम्प आपको सिखाई जा सकती है, यू नो। हम्म। रैम्प पे वॉक कैसे करना है ये आप सीख सकते हो। लेकिन इसका राइट। जैसे अभिनय के पर्टिकुलर कोर्सेज होते हैं ना, एक्टिंग के जैसे पर्टिकुलर कोर्सेज हैं, हम्म। मॉडलिंग के इस तरह से as such कोई कोर्स नहीं है। डिजाइनिंग के हैं, हम्म। सिनेमेटोग्राफी के हैं, बट मॉडलिंग का as such कोई कोर्स नहीं है। सेकेंडली, जो आपने एक बात कही कि इतने मॉडल्स हुए इंडिया में या वर्ल्ड में, बारिंग मिस्टर जॉन अब्राहम या जॉन अब्राहम, कोई और कामयाब नहीं हो पाया। बिल्कुल। उसके पीछे रीजन, मिलिंद हम्म। सोमन साहब इज द फर्स्ट सुपर मॉडल ऑफ इंडिया, राइट। राइट। ट्रू, अर्जुन ट्रू। राम, अर्जुन रामपाल हम्म। सेकंड सुपर मॉडल, राहुल देव थर्ड सुपर राइट, मॉडल। राइट, राइट। लेकिन एक्टिंग में जॉन डिड अ फैबुलस जॉब। यू नो व्हाई? हम्म। You know why? Because John understood his strengths as well as his weaknesses. राइट, राइट। उन्होंने अपने करियर के इनिशियल फेजेस में ही ये जान लिया था कि उनको हम्म। एक्टिंग का ग्राफ नहीं आता। He played with हम्म। his strengths. राइट, राइट। And what was that? His smile, हम्म। his face cut, and his action sequences, his body. राइट, राइट। बाकी जो थे, जितने रहे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, हम्म। हम्म। they couldn't play with their strengths. They couldn't play with their strengths. राइट। अब बात ये करते हैं कि ऐसी मुझे जो एक छोटी सी हमारी रिसर्च टीम है उन्होंने आपके बारे में रिसर्च किया और बताया कि आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला था जो सुपर डुपर हिट फिल्म बाहुबली है, उसके जो डायरेक्टर हैं एस राजमौली, उनके एसोसिएट डायरेक्टर रह चुके थे वीर नारायण। तो उनकी कुछ जी फिल्में हैं आपके पास, उन्होंने कुछ ऐसा अपने प्रोजेक्ट्स में आपको कास्टिंग की है। तो ऐसा हमें बताया गया, तो इसलिए मैं आपसे ये इंटरव्यू में सवाल कर रहा हूँ कि क्या ये खबर सच है और इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या अपडेट्स है? जी, ये खबर बिल्कुल सही है कि मैं बी नरगिस के साथ में मेरी 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और अब बात बात सिंपली ये है कि फिल्म को लॉन्च करना और फिल्म को रिलीज करना, इसके दौरान इतनी बड़ी जो महाभारत है, उस महाभारत में बहुत सी फिल्में बिल्कुल। न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में डब्बे में पड़ी हुई हैं। हम्म। अच्छा, मेरा पता, ये 8 फिल्में करने के बाद, जिसमें 4 रिलीज हुई मेरी फिल्में, अभी 19 रिलीज हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, मैंने ये समझा है कि एज एन एक्टर मैं झोंक देता हूँ खुद को उस किरदार में। आप हम्म। देखिएगा, बटालियन देखिए,
आप फुल्ली देखिएगा, आप गोलू और पप्पू देखिएगा, आप उन्स देखिएगा, अगर वो उसको सही मुकाम ना मिले ना, बिल्कुल। तो आप खुद को होल्ड कर लो। हम्म। आप खुद को होल्ड कर लो इंस्टेड ऑफ, और ये मेरी सबको एडवाइस है, आपके आपके ऑडियंसेस से मेरी ये एडवाइस है, विनम्र प्रार्थना भी है, कि डेस्पिरेशन में आके, हम्म। जल्दबाजी में आके आप कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ कि आपकी जिंदगी के 1-2 साल कम से कम ऐसे ही जाया हो जाए। तो वीर के साथ में आई एम इन टच, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दोस प्रोजेक्ट्स प्रीटी सून। बट अभी मैं खुद के प्रोडक्शंस में इतना एनग्रॉस हूँ, इतना इन्वॉल्व हूँ, प्लस ये एक्टिंग एकेडमी, एक ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत राइट, बहुत राइट। अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इट इज बिल्कुल। माय वे बाय ओपनिंग दिस एक्टिंग एकेडमी, अरुणेश जी, हम्म। इट इज माय वे ऑफ गिविंग इट बैक टू सोसाइटी। ट्रू, ट्रू। एंड यू आर ऑल्सो हमारी academy- डूइंग अ ग्रेट वर्क, बिकॉज हर किसी की पहुंच नहीं होती है एनएसडी पर, या फिर डायरेक्ट मुंबई पे जाके मुंबई को अफोर्ड कर पाना। मुंबई में भी इतने सारे राकेश तनेजा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन वहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है, वहाँ का जो बड़ा नाम सो कॉल्ड है, वहां पर हर कोई मिडिल क्लास का बच्चा नहीं जाके पढ़ सकता है, या ब्रेक नहीं मिल सकता है। जी, आप यहाँ पर उनको बेसिक जी, सिखाते हैं, उनको इंडस्ट्री में ब्रेक दिलाने के लिए हेल्प करते हैं, तो आई थिंक इट्स ए नाइस कॉज। जैसा कि आपने कहा कि आप सोसाइटी को रिटर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर कार्यक्रम का जी, समय भी समाप्त हो रहा है, तो आखिर में एक बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक बात कही जाती है एक्टिंग के सिलसिले में, खास तौर पर, कि केवल डायलॉग डिलीवर कर देना ही एक्टिंग नहीं होती है। जब तक बिल्कुल आपके नहीं। भाव, आपके एक्सप्रेशन, जैसा भी रोल है आपका, निगेटिव पॉजिटिव व्हाट एवर इट इज, वो उसमें दिख न जाए, तब आपका नाम दरअसल आपके किरदार से पहचाना जाता है कि ये दरअसल स्पर्श श्रीवास्तव नहीं है, ये है। तो ऐसे जी, में जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, लड़कियां खास तौर पे, क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि उनके साथ काफी कुछ जो है गलत होता है, या उनका ज्यादा स्ट्रगल करना होता है, तो ऐसे लोग जो इस ग्लैमर की चकाचौंध देखकर कि बस हम गए, मुंबई में ब्रेक मिल जाएगा, छा जाएंगे, ओटीटी में दो चार अच्छी फिल्में मिल जाएंगी, वेब सीरीज मिल जाएंगी, हम सुपरस्टार सो कॉल्ड बन जाएंगे, तो जो लोग ग्लैमर से जी। आकर्षित होकर के इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? ये मेरा आपसे आखिरी सवाल देखिए, मैं उन सभी एस्पायरिंग आर्टिस्ट से यही कहना चाहता हूँ कि ग्लैमर की ये जो चकाचौंध है, इससे आप 100% आप अट्रैक्ट हो जाइए। ये एक मैग्नेट है जो आपको खींचता है, और आप खींचिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप इंडस्ट्री में सस्टेन तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर स्पार्क होगा, जब आपके अंदर टैलेंट होगा, जब आपके अंदर क्राफ्ट होगा, जब आपने क्राफ्ट सीखा होगा। आप उस पे मेहनत कीजिए। आप देखिए, वर्ल्ड में खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। एक लड़की हो, लड़का हो, एक से बढ़कर एक खूबसूरत बच्चे हैं, लोग हैं, लड़के लड़कियां सब हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो स्टार हैं? और वो खूबसूरती भी, वो खूबसूरती, आप उस खूबसूरती का आप कितना ही कैमरे के सामने फायदा उठा लेंगे। एक एक आपने आपने एक डांस कर लिया, एक एक्शन सीक्वेंस कर दी, हो गया, चलो फिल्म 1.5 घंटे की बन रही है आजकल हमारी इंडस्ट्री में, 1.5-2 घंटे की, बिल्कुल। 2-4-5-10 मिनट तक ही हो गया, चलिए आपकी ब्यूटी दिख गई, आपके एक्शन सीक्वेंस दिख गया, आपकी बॉडी दिख गई, उसके बाद क्या? हम्म। जब तक आपका क्राफ्ट ही नहीं है, आप जैसा आपने बोला कि डायलॉग बोल देना ही एक्टिंग नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। हम्म। डायलॉग बोलना एक्टिंग है ही नहीं। बिल्कुल। डायलॉग के पीछे जो छिपे हुए भाव है ना, जिनको हम भावार्थ बोलते हैं, इंग्लिश में सब टेक्स्ट बोलते हैं। राइट, राइट। एज एन आर्टिस्ट मेरा हमेशा फोकस रहा है उस सब टेक्स्ट, राइट सब टेक्स्ट को पकड़ने का। हम्म। वो वो खूबसूरती से आप बयां तभी कर पाएंगे जब आप वो जान पाएंगे। तो क्राफ्ट के ऊपर मेहनत करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। एक एक गाना भी है ना, पुराना फिल्म का गाना है, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग तो दिन रंग में एक ढल दिन जाएगा। ढल जाएगा। और इसको लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं, कि प्रकृति का नियम है, आप कितना भी टेक्नोलॉजी ले आओ, कितने भी नए नए ब्यूटी प्रोडक्ट ले आओ, एक ना एक दिन तो आपकी स्किन खराब होनी ही होनी है, जवानी से बुढ़ापा आना ही आना है, क्योंकि वो जो है ना, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये सभी के साथ है, और ये प्राकृतिक का नियम है, प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं है कि इसमें जी, जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके लिए प्रकृति ने छूट दे रखी है। तो बिल्कुल सही जी। कहा आप। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दूं रमेश जी। जी बिल्कुल। जहां पर अमूमन इंडिया में फीमेल एक्टर्स का जो करियर स्पैन है वो ज्यादा अभी तक नहीं हो पाया एज कम्पेयर टू हॉलीवुड। लेकिन जब एक फीमेल एक्टर
का जो पूरा करियर खत्म हो जाता है ना, उस मोमेंट पे भी नीना गुप्ता जी ने वो कमेंडेबल काम किया है। ट्रू। बधाई हो। अब आपने फिल्म देखी हो, बधाई हो, हम्म। लीड थी उसमें। और आप अभी पंचायत आप देख लीजिए, ये क्यों है, दे आर, नीना जी इज वेरी ब्यूटीफुल, यू नो, लेकिन वो आज भी इस एज में भी वो लीड कर रही हैं, तो वो अपनी एक्टिंग के क्राफ्ट के दम पे कर पा रही हैं। वेल सेड। आप अगर आपको एक्टिंग नहीं आती तो आपका पैकअप हो चुका होता है द मोमेंट यू क्रॉस 30 और 35, मैक्सिमम 40। मैक्सिमम 40, सही बात है। इंडिया में एक फीमेल लीड एक्टर का अगर मैं करियर स्पैन की बात करूं, हम्म। लेकिन वहीं पे हमारे सामने सुरेखा सीकरी जी है जो अब नहीं रही। नीना गुप्ता जी इज द लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नीना गुप्ता जी इज द लाइव एग्जांपल ऑफ दैट, कि हम्म। क्राफ्ट आपका कभी मरेगा नहीं। बिल्कुल। स्टारडम चला जाएगा आपका, हम्म। स्टारडम चला जाएगा, लेकिन आपकी फिल्में जब दो दुनिया जो आने वाली 4 जनरेशन या 5 जनरेशन या 6 जनरेशन आने वाला आपका जो काम देखेंगी, वो ये नहीं जानती होगी कि आप कितने बड़े स्टार थे, हम्म। वो ये देखेगी कि आपने काम कैसा किया है। बिल्कुल। और ऐसे एज बहुत एन से एक्टर। एग्जांपल आपको मिल जाएंगे आपकी इंडस्ट्री में ही। रीमा लागू को देख लीजिए, अब वो नहीं रही, लेकिन उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। इसके अलावा आप बिल्कुल। हिमानी शिवपुरी जी को देख लिए। आजकल वो जी टीवी पे भी जी आ रही है, ओटीटी पे भी आ रही है, फिल्मों में भी बहुत काम किया है। तो इन लोगों ने अपने क्राफ्ट को ही मजबूत किया है और क्राफ्ट से ही उनकी पहचान बनी है। एक्टिंग स्किल्स जी से ही उनको जो है सक्सेस मिल रही है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। स्मिता पाटिल जी आप देख लीजिए, इन अर्ली 30s शी लेफ्ट फॉर हेवनली अवार्ड। राइट, राइट। 3 की एज में शायद उनकी डेथ हो गई थी, हाँ, लेकिन हाँ। आज भी उनकी फिल्में देखते हैं, आज भी देखिए तो वो आंखें, वो चीखती हैं, वो खींचती भी हैं और चीखती भी हैं। वो किरदार जो निभाया उन्होंने, अपनी जितनी भी फिल्में की उन्होंने, मतलब क्या शानदार अभिनय है। तो नहीं, उनको स्मिता तो जी। मैं ये मानता हूँ कि जो एक्टिंग का एक इंस्टीट्यूशन है ना, वो स्मिता जी पाटिल की आर्ट फिल्मों में देखने को मिलता है। और ऐसे ही ओमपुरी साहब हो गए, नसीरुद्दीन जी हो गए, जितने भी ये आर्ट फिल्म्स के एक्टर्स मैं मानता हूँ इनको। हालाँकि इन्होंने कमर्शियल फिल्में भी बहुत की हैं, वो सुपर हिट भी रही हैं। लेकिन आज के दौर में यहीं से मेरे मन में अब चलते-चलते आपसे चाहूँगा कि संक्षेप में आप इसका जवाब दीजिए कि अब आज के दौर में जो समानांतर सिनेमा है, आर्ट सिनेमा, क्योंकि सब कुछ कमर्शियलाइज़ हो गया है। ओटीटी में भी चाहिए तो आपको ऐसा कंटेंट दिखाना है कि जिससे वो बिके, पैसे आप खूब कमाएँ एज़ ए प्रोड्यूसर। लेकिन जो आर्ट सिनेमा की स्थिति आज से 20 साल, 30 साल पहले थी, आज के दौर में आप एक फ़िल्म मेकर हैं, एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं। आपकी नज़र में आज के दौर में आर्ट फ़िल्मों की क्या भूमिका है? क्या उपयोगिता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। इनफैक्ट आई टेल यू कि देखिए, एक लीग है वो 5% वाली लीग, सुपर स्टारडम वाली लीग। जैसे शाहरुख साहब हो गए, आमिर साहब हो गए, अक्षय कुमार साहब हो गए, अजय देवगन साहब हो गए। ये लीग हमेशा रहेगी, राइट। हमेशा रहेगी। ये 5% लीग है। 95% ऑफ द लीग जो है वो एक्टर्स की है। आज के टाइम पे जो सिनेमा बन रहा है वो कैरेक्टर ओरिएंटेड बन रहा है, हुँ, हुँ। वो एक्टर ओरिएंटेड नहीं बन रहा है। बिल्कुल। 95% ऑफ द सिनेमा अगर आप देखें या वेब सीरीज देखें, मिर्जापुर आप देख लीजिए या फैमिली मैन देख लीजिए, हुँ, या हुँ। जो सिनेमा आज के टाइम पे बन रहा है वो कैरेक्टर ओरिएंटेड हो गया, विच इज अ वेरी वेरी हैप्पी वेलकम चेंज। जो एक पास्ट 1 डेकेड में जो इंडियन सिनेमा में रिमार्केबल काम हुआ है हुँ, पिछले हुँ। 10 सालों में, और जो ऑडियंस ने पसंद भी किया है, क्योंकि आज ऑडियंस वर्ल्ड सिनेमा से कनेक्टेड है, ऑडियंस को पता है कि यार ये अच्छा सिनेमा है, वो एक अच्छा, वो इमोशनली एनरिच होने के लिए जा रही है सिनेमा हॉल्स में। तो ट्रू, मैं तो ट्रू। बहुत ब्राइट फ्यूचर देख, बिकॉज सिनेमा इज चेंज टू एक्टर ओरिएंटेड और स्टार ओरिएंटेड, फ्रॉम देयर इट हैज चेंज टू कैरेक्टर ओरिएंटेड सिनेमा। बिल्कुल। सो और इट्स अ आखिर वेरी। में ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि हम एक्टर ओरिएंटेड नहीं बल्कि कैरेक्टर ओरिएंटेड सिनेमा को बनाएँ। और सबसे बड़ी बात जो ये कहावत कही जाती है ना कि सिनेमा समाज का आईना है। तो समाज में जी, जो रियलिस्टिक 2 बीघा ज़मीन आपने देखा होगा, सुना होगा, और राज जो साहब का रियल फैन हो तो सीन्स। उनका। जी। जी तो इस तरह की जब फ़िल्में बनती हैं ना, अभी जैसे मैंने कुछ समय पहले ही देखा था, गुलमोहर नाम से एक बहुत अच्छा आया था, पंचायत का आपने ज़िक्र किया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है हम यही कहें कि मिर्ज़ापुर जैसी वेब सीरीज़ ही हैं। उसके अलावा हमारा देखने का नज़रिया क्या है? क्योंकि आजकल आपको वैरायटी मिल रही है। आपको क्या पसंद है? जी ओरिजिनल देखना है, आप जो है गुलमोहर का आपने ज़िक्र किया, डेली क्राइम्स हैं, ऐसे बहुत से अच्छा कंटेंट आ रहा है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि अब हमारा सिनेमा बदल रहा है और हर तरह की यहाँ पर अच्छे से
कंटेंट बन रहा है, कंटेंट क्रिएटर्स हो रहे हैं, और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट न्यू कमर्स को भी मिल रहा है, क्योंकि पहले के जमाने में बिल्कुल इतना स्कोप नहीं था। क्या कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और स्कोप मिल रहा है। ओटीटी के आने से बहुत सारे एक्टर्स जिनका टैलेंट बाहर नहीं आ पा रहा था, उनका अभिनय बाहर आ रहा है। पंकज त्रिपाठी साहब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पंकज बिल्कुल, त्रिपाठी कम से साहब कम का उन्हें जो मौके मिल रहे हैं। टैलेंट बाहर। ओटीटी के आ जाने के बाद वो ओटीटी का कंटेंट है, या कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, या कुछ ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो उस तरह का कंटेंट बनाते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन हमें उसको अगर दरकिनार कर दें, तो महत्वपूर्ण बात ये है कि ओटीटी के आ जाने के बाद आपको मौका मिल रहा है, नए-नए लोगों को मौका जी मिल रहा है, उनका स्ट्रगल कुछ कम हुआ। नहीं तो आपने देखा कि बिल्कुल। प्रोडक्शन हाउस के आप चक्कर लगाते रहो, लंबी लाइनों में लगे रहो, ऑडिशन देने के लिए, इसके बाद भी आपको मौके नहीं मिल पाते थे। तो कम से कम यहाँ एक मौका मिल रहा है, ये एक सकारात्मक बदलाव है या नहीं? 100% है, 100% है। मैं तो कह रहा हूँ ये इंडियन सिनेमा का, इंडियन एक्टर्स के लिए ये गोल्डन एरा चल रहा है। जो अच्छा एक्टर है उसको काम मिलना ही मिलना है। और आपने एक बात जो कंपटीशन की थी अरुणेश जी, मैं आपको एक बात दिल से बताऊं आज। जी, बिल्कुल। ये एक भ्रम है, ये एक भ्रम है कि कंपटीशन है, कंपटीशन है, कंपटीशन है। कंपटीशन है ही नहीं। मैं हुँ, सच कह रहा हूं आपको। हुँ। जो आपकी लुक है जी, आपकी लुक जो है, अगर आपका जो कैरेक्टर है उसके ऊपर कोई फिल्म बन रही है, आप जैसी लुक एकदम यूनिक है या मेरी लुक हुँ। यूनिक है, समझ रहे हैं आप बात को? जी, जी, उस कैरेक्टर में कोई लाखों एक्टर्स सेम लुक के नहीं है, गिने चुने ही है। बिल्कुल। वो मेकअप आप कॉस्मेटिक कर लीजिए, वो बात ठीक है, लेकिन बात वही है कि कंपटीशन है ही नहीं है आपके इर्द गिर्द। अगर आप अच्छे अभिनेता हैं या अच्छी हुँ, अभिनेत्री हैं, क्योंकि आपकी अपनी क्राफ्ट के ऊपर कमांड है, तो कंपटीशन जी, नहीं है। कंपटीशन उन लोगों के लिए है जिनको क्राफ्ट नहीं पता, जो भीड़ का एक हिस्सा है, जो मतलब क्राफ्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे, बस बाकी सब कर रहे हैं, उनके जी। लिए तो कंपटीशन है। लेकिन एक टैलेंट जिसको क्राफ्ट पता है, उसके लिए मैं नहीं मानता कि कट थ्रोट कंपटीशन है। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। जी, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहेंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि आपने दिल खोल के बातें की, और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, वो लोग देखेंगे, और उसमें जो एस्पायरिंग एक्टर्स बनना चाहते होंगे, उनको बहुत ही रियल टाइम जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो आपसे मिली है। और इसके लिए हम आपको शुभकामनाएँ भी देते हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, आपकी एकेडमी के लिए, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इसी तरह से आप हमारे लिए समय निकाल लिया करेंगे, और हमें इंटरव्यू जो है ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच रमेश जी फॉर योर वर्ड्स, और मुझे इनवाइट करने के लिए। और आपकी ऑडियंस को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आप सब अपना ध्यान रखिए। और अरुणेश जी इज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट। इनके चैनल को आप देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या गॉड बात ब्लेस है! यू। आपने आधा काम तो आज हमारा कर दिया, इस तरीके से आपने हमारा दिल और जीत लिया, क्योंकि आखिर में मैं बस यही कहने वाला था कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा? क्योंकि ये चमकते सितारे जो हमारा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का दरअसल उद्देश्य यही है कि हम ऐसे लोगों को ढूँढ के लाएँ, और आप लोगों से मिलवाएँ, जो अपनी फील्ड में, अपने एक्टिंग करियर में, या किसी भी फील्ड के करियर में बहुत अच्छा और सच्चा कार्य कर रहे हैं। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी कर सकते हैं। हम आपका सवाल स्पर्श शर्मा जी तक ज़रूर पहुँचाएँगे, और उनका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो अगले एपिसोड में फिर होगी ख़ास बात किसी एक दूसरे कलाकार के साथ, या यूँ कहें एक हस्ती के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़। नमस्कार।